हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में कि ब्रोंकियल अस्थमा क्या है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, कैसे डायग्नोस करते हैं, क्या मेडिसिन्स लेनी चाहिए, कितने टाइप्स के होते हैं, सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके। ब्रोंकियल अस्थमा, आपने कई बार नाम सुना होगा कि भाई उसको अस्थमा है, सांस की दिक्कत है ना। उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल इसलिए बोल दिया है क्योंकि कहाँ पर किसकी वजह से हो रहा है, सांस लेने वाली रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसमें कि हमारे क्या क्या चीजें होती हैं, ये लंग्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये लैरिंग्स होता है, फिर ये पाइप नुमा संरचना हमारी ट्रेकिया होती है ना। ये दो लंग्स होते हैं, लंग ट्रेकिया से ही क्या है, ये ब्रांचेस निकलती हैं जिनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई फिर डिवाइड होती हैं, फिर उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। फिर ये ब्रोंक्यूल्स किसमें ये बन जाती है, गोलेनुमा संरचना होती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो हम लंग्स में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो वो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो हमारा किस में होता है, एल्वोलाई में। लंग्स के अंदर होता है, लंग्स के अंदर भी कहाँ पर, एल्वोलाई में उन गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, जिसको कि हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है, ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन में क्या हो जाती है, वो जो ब्रोंकस है, ब्रोंकाई है ये वाली, ठीक है, इनमें क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से सूजन आ जाती है ना। एयरवे जो हमारी सांस लेने वाली नली है उनमें क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है। किसी भी कारण से रुकावट आ जाती है, उसका जो ल्यूमेन है वो छोटा हो जाएगा, म्यूकस वहां पे ज्यादा बनने लग जाएगा, सूजन आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जिसके कारण से सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। उस कंडीशन को हम अस्थमा या दमा की बीमारी कहते हैं। देखिए अब ब्रोंकियल अस्थमा इज एन इन्फ्लेमेटरी डिसीज ऑफ द एयरवे। कैसी डिजीज है, इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है सूजन वाली, ठीक है। ब्रोंकियल अस्थमा श्वसन मार्ग, मतलब जो एयरवे है जहां से हमारी सांस लेने की नली जाती है उसमें क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। उस कंडीशन को हम ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। इसके कारण से क्या होगा, इसमें एयरवे में, ठीक है, ये जो एयरवे है ना, ये एयरवे है, पाइप नुमा संरचना, उसमें क्या जाती है, सूजन आ जाएगी, है ना। ब्रोंकियल मांसपेशियों का संकुचन, मतलब उनमें कॉन्ट्रेक्शन होगा, कॉन्ट्रेक्शन और म्यूकस बनने से रुकावट हो जाती है। देखो इस तरीके से ये चीजें हैं। इसमें क्या हुआ, एयरवे में कॉन्ट्रेक्शन आया, जो स्मूथ मसल्स है वो क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई। कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, जो म्यूकस है वो भी ज्यादा बनेगा, इस जगह पे स्वेलिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर एयरवे, सांस वाली जो नली है वो कैसी हो गई, छोटी हो गई, क्योंकि म्यूकस भी ज्यादा निकलने लगा, सूजन आ गई, है ना, तो वो छोटी हो गई। तो उसके कारण से सांस लेने में क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो वही कह रहा है कि इसमें एयरवे में सूजन आ जाती है और जो मांसपेशियां हैं वहां पे कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है और म्यूकस बनने लग जाता है, जिसके कारण से रुकावट आ जाती है, ठीक है। द एयरवे बिकम्स टेम्परेरी नैरो ड्यू टू म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लेमेशन। जो एयरवे है, ठीक है, जो सांस लेने वाली नलियां हैं उनमें कुछ समय के लिए, टेम्परेरी मतलब थोड़े टाइम के लिए, ऐसे नहीं परमानेंटली सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नहीं, कुछ समय के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है, ठीक है। जो इसकी अंदर की लेयर है ना, बिल्कुल इनर वाली लेयर है, वहां पर सूजन आ जाती है, ठीक है। सूजन के कारण से क्या होगा, एयरवे अस्थायी रूप से सक्रिय हो जाती है, नैरो हो जाती है, जिससे कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी ऑफ द ब्रोंकियल ट्री टू द एलर्जन। ये किसके कारण से ऐसा होता है, भाई किसी चीज से एलर्जी हो जाए, है ना, डस्ट से या कोई और चीज से, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाए, डस्ट से एलर्जी हो जाए, बहुत लोगों को मधुमक्खी खा जाती है उससे एलर्जी हो जाती है, मतलब किसी भी चीज से अगर उस पर्सन को एलर्जी है तो उसके कारण से क्या होगा, जो हमारा ब्रोंकल ट्री है ना, ये ब्रोंकियल ट्री, यहाँ से ट्रैकिया गया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, तो इनमें क्या हो जाएगी, हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी। हाइपर एक्टिविटी का मतलब है कि ये ज्यादा काम करना शुरू कर देंगे, ज्यादा काम करेंगे तो ये मसल्स क्या है, यहाँ की एयरवे वाली, ये वाली मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करेंगी, तो जो म्यूकस है वहां पे म्यूकस ज्यादा बनने स्टार्ट कर देगा, स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी, तो ये जो नली है ये छोटी हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी, जिसके कारण से एयरवे सही से
हो पाएगा, तो सांस लेने में क्या दिक्कत होगी। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है वो देख लेते हैं। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, या किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में वर्किंग है, या जनरल प्रैक्टिशनर है, मेरी वीडियो देखना आप लोगों को पसंद है तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग अकेडमी के नाम से ऐप है। वहां पर नए नए कोर्सेज हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है, ओटी का कोर्स है, मैट 360 का कोर्स है, 300 से ज्यादा बीमारियों का कोर्स है। जो भी आपको स्टडी में हेल्प करे उस कोर्सेज को परचेज करें, जिससे कि आपको स्टडी में हेल्प मिले। ठीक है, किस किस कारण से ऐसा होता है। अभी तक हमने क्या देखा कि भाई ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है, जो हमारी ब्रोंकस हैं, जो सांस की नली हैं, वो रुकावट पैदा करती हैं, वो सकरी नैरो हो जाती हैं। ठीक है, उनमें म्यूकस ज्यादा बनने शुरू हो जाता है, उनमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो सही से सांस नहीं ले पाता है, एयरवे क्लियर नहीं होता है। अब ऐसा होता क्यों है, देखो एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग, जो पर्सन धूम्रपान करता हो, स्मोकिंग करता हो, उनमें ये ज्यादातर देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, भाई कोई इन्फेक्शन रहा हो, है ना, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन रहा हो, कोल्ड, फ्लू, निमोनिया, तो उसके कारण से ऐसा हो सकता है। किसी भी चीज से एलर्जी हो किसी पर्सन को, किसी फूड से, डस्ट से, पोलन से, माइट्स, कोई कीड़े मकोड़े से, किसी दवाई से, है ना, किसी भी चीज से अगर उस पर्सन को एलर्जी है तो उस कंडीशन में भी ऐसा देखने को मिलता है हमें। अस्थमा की कंडीशन जो होती है वो ज्यादातर एलर्जी के कारण ही होती है, या फिर स्मोकिंग के कारण से होती है। ठीक है, सडन टेम्परेचर चेंज, एकदम से इन्वायरमेंट चेंज हो गया, एकदम ठंडा हो गया, एकदम गर्मी हो गई, तो उसके कारण से भी, इन्वायरमेंट चेंज होने के कारण भी लंग्स में या फिर जो ब्रोंकियल है उसमें इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, हाइपर इम्यूनिटी टू एक्सटर्नल सब्सटेंस, मतलब किसी को बहुत ज्यादा एलर्जी बोल लीजिए, या फिर हाइपर इम्यूनिटी, मतलब उसमें ज्यादा है कि अगर कुछ भी एक्सटर्नल बाहर से कोई भी चीजें उसको बॉडी में ली जाती है तो वो क्या हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाती है, उसके लंग्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण से अस्थमा की कंडीशन हो सकती है। या फिर फैमिली में अस्थमा की पहले से हिस्ट्री चली आ रही हो, उस पर्सन को ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। ब्रोंकियल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, किसमें, ब्रोंकियल ट्यूब्स में, हमारे लंग्स में पहले से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उसके कारण से इस कंडीशन को देखा जा सकता है। माल न्यूट्रिशन हो, कुपोषण हो, उसके कारण से हो सकता है। बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जैसे एस्प्रिन हुई, NSAID हुई, बीटा ब्लॉकर्स हुई, इसके कारण से भी ब्रोंकियल अस्थमा होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं है एक दो बार खाया आपने और होने, नहीं, बहुत लंबे समय से जो पर्सन यूज करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण से ब्रोंकियल अस्थमा के होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, कारण देख लिया हमने। ये अब टाइप्स, भाई दो टाइप्स की होती है, एक होती है एलर्जिक, एक होती है नॉन एलर्जिक। किसी पर्सन को किसी चीज से एलर्जी होती है, डस्ट से, किसी फूड से, है ना, फूड में किसी पर्सन को अखरोट से होती है, किसी को नट से होती है, किसी को बीन से होती है, सबकी अलग अलग बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है। ठीक है, तो हमारे जो अस्थमा है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है एलर्जिक, एक होता है नॉन एलर्जिक। ठीक है, एलर्जी में क्या होगा भाई, किसी भी कारण से, किसी भी एलर्जन से, है ना, क्या हो जाना, एलर्जी हो जाना, एंड हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स, और फिर जो हमारी बॉडी है उसको बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स करती है। अब रेस्पॉन्स क्या करेगी, किसी भी चीज से अगर एलर्जी होगी, है ना, तो वो क्या करेगी, हमारे लंग्स में जाके क्या करेगी, हमारी जो स्मूथ मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ब्रोंकोस्पाज्म होगा, मसल्स टाइट होना शुरू हो जाएंगी, जिसके कारण से इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन होगा तो म्यूकस का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और ये जो वेसल्स है हमारी, जो ब्रोंकियल है, ठीक है, ब्रोंकियल ट्री है या एयरवे है, वो कैसा हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, जिसके कारण से एयरवे हमारा भाई कम छोटा हो जाएगा, तो सही से सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। देखो यहाँ पर है नॉर्मल एयरवे, इतना पूरा रास्ता मिल रहा है सांस लेने में। ठीक है, एयरवे हमारा यहाँ पर क्या है, ओपन है, और यहाँ देख रहे हैं कि हमारा एयरवे क्या हो गया है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, मतलब सिकुड़ गया है ना। तो ये किसके कारण से होता है भाई, एलर्जी। किसी भी चीज से अगर किसी पर्सन को एलर्जी है तो उसमें क्या हो जाता है, हमारी बॉडी ज्यादा रेस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री एंड पॉजिटिव स्किन टेस्ट प्रेजेंट, इसमें हो सकता है अस्थमा आपको पहले से
फैमिली में रहा हो, मान लो किसी चीज से एलर्जी रहती है किसी पर्सन को, तो वो जेनेटिकली दूसरे उसमें भी आ जाती है ना, मतलब फैमिली में आपके दादा परदादा किसी को मान लीजिए अखरोट से एलर्जी है, तो हो सकता है वो आपके जीन्स में आ गई हो, तो आपको भी अखरोट से एलर्जी हो सकती है ना। तो उस कंडीशन में जब हम स्किन टेस्ट कराते हैं तो वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। नॉन एलर्जिक में क्या है भाई, कोई एलर्जिक नहीं होती है, फिर भी क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है अस्थमा की। वो किसके कारण से होती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब भाई आपको एकदम से सर्दी जुकाम, मतलब मौसम चेंज हुआ, इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज हुई, वेदर चेंज हुए, उसके कारण से आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। कॉज्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर विदाउट एलर्जी, मतलब आपको किसी चीज से एलर्जी नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट में जो भी फैक्टर हुए, मतलब क्लाइमेट वेदर कुछ भी चेंज हुआ, तो उसके कारण से आपको अस्थमा हो सकता है। नो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स प्रेजेंट, इसमें कोई आपको एकदम से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, धीरे धीरे आपको ये चीजें डेवलप होती है, ठीक है। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सारी वीडियोस को देख सके और सही जानकारी ले सके। तो हमने टाइप्स देख लिए, अब इसके लक्षण क्या देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज है कि भाई सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि एयरवे जब सकरा हो गया, नैरो हो गया, तो सांस कहाँ से आएगी, है ना। तो सबसे पहले सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई, सांस नहीं आएगी तो ऑक्सीजन कैसे आएगी, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम आएगी तो हमारा शरीर नीला पड़ना शुरू हो जाएगा, साइनोसिस की कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। जब भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारा शरीर नीला पड़ना शुरू हो जाता है, उस कंडीशन को हम साइनोसिस बोलते हैं, ठीक है। शरीर कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, पैलर हो जाएगा, पसीना ज्यादा आएगा, बेचैनी हो जाएगी, बैरल शेप चेस्ट हो जाएगी क्रोनिक केसेस में, ठीक है। जिनको बहुत ज्यादा लंबे समय से अस्थमा रहता है तो उनकी क्या होती है, जो छाती है वो बैरल शेप की हो जाती है, ठीक है। देखो इसमें लेबर्ड ब्रीथिंग, ब्रीथिंग लेने में सांस होगी, बार बार कफिंग होगी, स्नीजिंग आएंगी, चेस्ट पेन रहेगा, कोल्ड भी रहेगा, है ना, एलर्जी रहेगी किसी चीज से, स्लीप में प्रॉब्लम रहेगी और थका थका महसूस होगा। तो ये सारे लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। अब डायग्नोस कैसे करेंगे भाई, उससे हिस्ट्री लेंगे, है ना, उससे उसके लक्षणों के आधार पर पूछेंगे कि आपको क्या क्या कंडीशन हो रही है, छाती में पेन हो रहा है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है ना, कैसा महसूस हो रहा है, उसके हिस्ट्री लेंगे, सिम्टम्स के आधार पर डायग्नोस करेंगे। उसके बाद हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे कि भाई लंग्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, वो देखेंगे। ब्लड टेस्ट कराएंगे, डब्ल्यूबीसी और इसिनोफिल्स देखेंगे। अगर बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, हमारी डब्ल्यूबीसी और इसिनोफिल्स बढ़ी हुई आती हैं। डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन होता है तब बढ़ी हुई आती है, और इसिनोफिल्स कहीं भी हमारी बॉडी में एलर्जी होती है तब बढ़ी हुई आती है, ठीक है। फिर हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराएंगे, जिसमें कि हमारी लंग कैपेसिटी, है ना, टाइडल वॉल्यूम, ये सारे क्या आएंगे, कम आएंगे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में, ठीक है, अगर ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन होगी तो। एलर्जी टेस्ट कराएंगे, भाई किस चीज से एलर्जी हुई है, स्पुटम कल्चर कराएंगे, है ना, स्पुटम की जांच होगी, उसमें देखेंगे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, किसके कारण से ऐसा हो रहा है। तो ये सारी जांचें हैं कि अगर बहुत टाइम तक भाई दिक्कत हो रही है तो उसको पता करने के लिए हम ये डायग्नोसिस करते हैं। अब पेशेंट्स को हमें क्या सलाह देनी चाहिए, ठीक है। पेशेंट जो भी ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको एनवायरनमेंट हमें कैसा काम और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देना चाहिए, है ना, हमेशा खुली हवा में उसको रहना चाहिए, पानी ज्यादा लेना चाहिए और उसको नेबुलाइज करते रहे, क्योंकि कफिंग होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, म्यूकस ज्यादा बनता है तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए पर्सन को नेबुलाइजेशन करते रहना चाहिए एस्थलीन से, ठीक है। पानी में शहद मिला के पिए, जिससे कि गले एयरवे में उसको आराम मिले। डू रिलैक्सेशन एंड एक्सरसाइज, मतलब उसको योगा वगैरह एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि वो स्ट्रेस फ्री रहे, काम रहे, ठीक है। अवॉइड एलर्जन, जिससे भी आप उसको पर्सन को एलर्जी हो रही है उसको अवॉइड करें, ठीक है। जैसे डस्ट से हो रही है तो डस्ट को अवॉइड करें, भाई ऐसी धूल मिट्टी वाली जगह पे ना जाए, है ना, ये सारी चीजें। अब हमें मेडिसिन ट्रीटमेंट क्या लेना है, ठीक है, वो देखते हैं। अगर एक्यूट अस्थमा है, ठीक है, मतलब बहुत लंबे समय से नहीं है, अचानक से एकदम से अस्थमा हुआ है, हो सकता है किसी एलर्जी के कारण से हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे, गिव सेमी फॉलोअर्स पोजीशन, उस पेशेंट को सेमी फॉलोअर्स पोजीशन देंगे। सेमी फॉलोअर्स पोजीशन में क्या होगा, पेशेंट को हम इस पोजीशन में रखते हैं, ठीक है, ये हाफ लिटा के इस तरीके से इस पोजीशन में रखते हैं हम 45 डिग्री पे पेशेंट को सेमी फॉलोअर्स पोजीशन में रखते हैं, जिससे कि एयरवे ओपन रहे, ठीक है।
कपड़े उसके टाइट नहीं, लूज कपड़े पहनाए, हो सकता है कई बार टाइट कपड़ों से भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में भाई, है ना, क्योंकि एयरवे क्लियर नहीं है तो उसको ऑक्सीजन देंगे। गिव ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन 3 से 5 लीटर पर मिनट पे हमें उसको ऑक्सीजन देनी है। नेबुलाइजेशन करना है। नेबुलाइजेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि म्यूकस बहुत ज्यादा निकला हुआ है ना, सूजन आ रखी है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर नेबुलाइज करेंगे तो एयरवे थोड़ा सा खुलेगा। ठीक है। ड्यूडोलिन, ड्यूडोलिन से लेवोसार्बिटोल होती है, ठीक है, वो होती है, उससे हमें नॉर्मल सलाइन में मिक्स करके नेबुलाइजेशन करना होता है। ठीक है। अब मेडिसिन पे आ जाते हैं, क्या क्या मेडिसिन इंजेक्शन देने चाहिए। इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन, ठीक है, कौन सा है? इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन, ठीक है, एलर्जी में दिया जाता है ना, इसको हमें आईवी देना है। फिर इसकी जगह इंजेक्शन टर्बोटालाइन, ये हमें सबक्यूटेनियस देना है त्वचा के नीचे, ठीक है, टर्बोटालाइन सल्फेट। हाइड्रोकोर्टिसोन हमने कैसे देना है? आईवी फॉर्म में देना है, ठीक है। टर्बोटालाइन और अमीनोफाइलिन, इनमें से हमें एक इंजेक्शन देना है, वो हम कोई सा भी दे सकते हैं। दोनों ही कैसे हैं? ये ब्रोंकोडायलेटर है, ठीक है। अमीनोफाइलिन कैसे है? ब्रोंकोडायलेटर है, जो ब्रोंकस हमारी ये इनमें ब्लॉक हो रखी है, ये नैरो हो रखी है, इनको ओपन करने का काम करता है ब्रोंकोडायलेटर, जिससे कि सांस लेने में आसानी हो जाए। ठीक है। ये भी हमें आईवी देना है, स्लोली देना है बहुत। इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट आईवी देना है, स्लोली देना है। टैबलेट देनी है मॉन्टेक, जिसमें कि हमारा क्या रहता है? मोंटेलुकास्ट और लिवोसिट्राजिन, ठीक है, ये हमारा एलर्जी में देते हैं टैबलेट, रात को सोते समय लेनी होती है। क्लियर? इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है भाई? एंटीबायोटिक्स एंड कफ सिरप्स आर नॉट वेरी यूजफुल, मतलब बहुत ज्यादा लंबे समय तक भी नहीं यूज करना है और इसमें यूजफुल नहीं होते हैं। ठीक है। क्यों कफ सिरप इसलिए नहीं होंगे? क्योंकि खांसी जो आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है भाई? एलर्जी के कारण आ रही है। ब्रोंकियल अस्थमा है, तो जब तक उसका जो कारण है उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो खांसी तो आती रहेगी, है ना, म्यूकस बनता रहेगा, खांसी आती रहेगी। तो इसीलिए हमें जो कारण है उसको कारण का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अवॉइड सेडेटिव एंड एस्पिरिन, सेडेटिव मतलब जो नींद वाली गोलियां हैं वो नहीं लेनी है और एस्पिरिन नहीं लेनी है। अगर बहुत ज्यादा सीवियर केस है, ठीक है, अगर आराम नहीं मिल रहा है ये सब ट्रीटमेंट लेने के बाद भी, तो आईसीयू में एडमिट होगा। ठीक है, उसको भाई वो भी डॉक्टर्स हैं या आईसीयू में जो भी प्रोसेसर होते हैं जैसे वेंटिलेटर वगैरह, है ना, उनको यूज करेंगे वो। इफ सीवियर, अगर उससे भी ज्यादा सीवियर है तो वो इंटूबेट करेंगे या फिर मैकेनिकल वेंटिलेटर पर रखेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में बताया। ब्रोंकियल अस्थमा क्या है, उसके क्या कारण होते हैं, कितने टाइप्स का होता है, क्या लक्षण होते हैं, कैसे डायग्नोज करना होता है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में बताई है। आप लोग वीडियो तो पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जिसने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करिए, जिससे कि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और वीडियोस देखते रहें। मैं आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस बनाती हूँ, बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताती हूँ, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को समझने में या फिर पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो।